नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। भारी बर्फबारी के बीच पूरे विधि विधान और जयकारों के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। 25 क्विंटल फूलों से सजा बद्री विशाल का धाम। जयकारों के बीच नाचने लगे श्रद्धालु। चर्चाओं में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। ट्वीट कर उठाया अधिकारियों की एसीआर का मुद्दा। बाकी मंत्रियों को भी मिल रहा समर्थन। मुख्य सचिव ने अगली बैठक में प्रस्ताव लाने के दिए थे निर्देश। चारधाम यात्रा होगी सुगम और सुरक्षित। गंगोत्री धाम में 12 ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरास किए संचालित। कंट्रोल रूम से भारी भीड़ नियंत्रण के साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी रहेगी पैनी नजर। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 शातिर चोरों को ट्रैकिंग मशीन के साथ किया गिरफ्तार। ऋषिकेश से फाल्कन कंपनी से चुराई थी मशीन। मशीन की कीमत करीब 7 लाख रुपए। और ऋषिकेश में लूट करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। यात्रियों के सामान की करते थे लूट। गिरोह के 11 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 17 मोबाइल और नकदी बरामद। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ के बाद अब भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी यात्रियों के लिए खुल गए हैं। कपाट खुलने से पहले ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु वहां जयकारे लगाने के साथ झूमते हुए नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। आईटीबीपी के बैंड के अलावा गढ़वाल स्काउट्स भी इस मौके पर प्रस्तुति दी। कपाट खुलने से पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर को 15 टन से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। गगनदीप की आईडी से भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज शुभ मुहूर्त पर ब्रह्म मेला में पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु धाम पर मौजूद थे। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हकूधिकारी और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी वीसी ईश्वर प्रसाद नंबूद्री ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगलमय की कामना की। पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। कपाट उद्घाटन के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ मौके पर समस्त श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन हेतु राज्य सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है। और बद्रीनाथ धाम के हालचाल जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला लाइव जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु, कैसा है इस समय बद्रीनाथ का माहौल? निश्चित रूप से आकांक्षा चाहता हूँ। बद्रीनाथ कपाट खुलने के उत्तराखंड में 4 अप्रैल 22 अप्रैल की कपाट खुले और इसके बाद बद्रीनाथ के धाम के कपाट के साथ ही उत्तराखंड तरीके से का आगाज होता है। वहीं 4 बजे से बद्रीनाथ धाम में मंत्रोच्चारण शुरू हो गया था और पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7:10 पर ब्रह्म मुहूर्त पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम की महत्व यह है कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों की बल्कि भारत के 4 धामों में से भी एक है। और इस दौरान वहां पर बद्रीनाथ मंदिर समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। साथ जो आर्मी के बैंड वहां पर संगीत में झूमते वहां पर जो भक्त थे
वो वहां पर थे। इसी के साथ ही साथ जो माणा गांव की महिलाएं हैं, उन्होंने वहां पर पारंपरिक नृत्य कर और पारंपरिक संगीत का भगवान श्री विशाल की स्थिति के अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में इस वक्त 30,000 के आसपास श्रद्धालु है। वही 2022 की बात की जाए तो कुल 17.5 लाख लोगों ने वहां पर श्रद्धालुओं यही आंकड़ा रहा तो इस बार बद्रीनाथ धाम में जाएंगे और सरकार इस चीज में निरंतर प्रयास करती है कि उत्तराखंड पर्यटन और चारधाम के ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड आए। और साथ साथ जो आज बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने के बाद वहां पर पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गई और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया और साथ ही साथ जो निर्देश दिए धाम में जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके ऊपर धाम के कपाट के मौके पर पुष्पवर्षा की जाएगी और आज वहां पर माध्यम से भी पुष्पवर्षा की गई और साथ ही साथ साफ कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार है और उन्होंने जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड आए हैं कि उनको शुभकामनाएं दी है, उनको बधाई दी है और साफ तौर पर कहा है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में पूरी तरीके से सुरक्षित है और सुगम बनाने के लिए सरकार तत्पर तैयार है। और साथ ही साथ वहां पर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो बद्रीनाथ धाम में जो घूमने के लिए श्रद्धालुओं के लिए वहां पर माना गांव से नजदीक पर है, क्योंकि पहले से देश का अंतिम गांव आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर विजिट किया इसके बाद उसे नया नाम दिया गया और उसे अब देश का पहला गांव कहा जा रहा है। इस वहां पर भीमशिला मौजूद है, जिस रास्ते पांडव स्वर्ग गए थे भीमशिला मौजूद है, वसुधारा मौजूद है और साथ ही साथ वहां पर व्यास गुफा भी मौजूद है और साथ ही साथ वहां पर कई ऐसे धार्मिक स्थल भी है जहां पर श्रद्धालु दर्शन करते जाते हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी चीज है कि जो 6 माह के लिए अखंड ज्योत वहां पर जलती है उसके भी श्रद्धालु अब दर्शन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर है और सारी सुविधाएं इस वक्त श्रद्धालुओं को दी जा रही है। जी आकांक्षा। जी हिमांशु, वैसे तो सारी जो सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं को दी जा रही है, लेकिन इस बार की बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो काफी खास है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि गर्मी में उनको बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? निश्चित रूप से आज कपाट खुले हैं तो कपाट के उद्घाटन के मौके पर वहां पर बर्फबारी हो रही थी और इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी का साफ कहना है कि कोई भी यात्री अगर यात्रा करता है तो वो मौसम का अपडेट लेकर ही आगे बढ़े, क्योंकि राज्य सरकार गंभीर है और वो किसी भी चीज में चूक नहीं चाहती और इसी के साथ सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए तत्पर अग्रसर राज्य सरकार है। और वहां पर मौसम की बात की जाए तो मौसम को लेकर वहां पर पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि मौसम खराब रहेगा चारधाम यात्रा के दौरान और कोई भी यात्रा कर रहा है तो अपडेट जरूर लें। और साथ ही साथ जिला अधिकारी या जो भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो भी जिले के महत्वपूर्ण पद हैं वो लोग वहां पर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से धाम में व्यवस्थाएं की जाए और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए सरकार तत्पर प्रयास कर रही है। जी आकांक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, उनके कपाट खुल चुके हैं और इसीलिए वहां पर गर्मी के मौसम में बर्फबारी देखना काफी ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए भी रोमांच भरा है। हालांकि इसके साथ ही श्रद्धालुओं को थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित संपादन को लेकर तीसरी आंख की भी नजर रहेगी। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला के निर्देशानुसार गंगोत्री धाम में 12 ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरा संचालित किए गए हैं, जिसकी लाइव निगरानी चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी से की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन को लेकर गंगोत्री धाम में स्नान घाटों, मंदिर परिसर, बाजार, पार्किंग स्थल आदि स्थानों पर सीसीटीवी कैमराज स्थापित किए गए हैं। सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से कंट्रोल रूम से भीड़ नियंत्रण के साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही 6 अतिरिक्त कैमराज प्रमुख स्थानों नगुन, बेरियर, धरासू बैंड, हीना पंजीकरण केंद्र में भी स्थापित किए जा रहे हैं। उधर यमुनोत्री धाम में पूर्व में 9 सीसीटीवी कैमरा संचालित हैं। चारधाम यात्रा पर इस तरह से तीसरी आंख की नजर रखी जा रही है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े और उनकी जो यात्रा है वो अच्छे तरीके से पूरी हो जाए। और इसके लिए राज्य सरकार जो है वो कई सारी कोशिशें लगातार करती आ रही हैं और उसी में ही सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि उत्तरकाशी से उन पर सीधी नजर रखी जा सके। आपको बता दें गंगोत्री में 12 कैमरास जो है वो संचालित है और इस तरह से सरकार और प्रशासन लगातार यात्रियों पर और उनकी यात्रा अच्छे से उस पर नजर बनाए हुए है। इसी तरह से
क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और क्योंकि इस समय वहां का जो मौसम है वो काफी ज्यादा बदला हुआ है, ऐसे में यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर भी ये कैमरास बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी हो तो तुरंत उसे मेडिकल फैसिलिटी या किसी भी और तरह की फैसिलिटी है जो वो टाइम पे प्रोवाइड करवाई जा सके। और इसी खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित कुमार उत्तरकाशी से सीधे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। तो सुमित, कैसा है इस समय वहां का माहौल और यात्रा को लेकर किस तरह का जो जोश है वो लोगों में देखा जा रहा है? बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि यहाँ पर जो यात्रा की जो तैयारी है उसके लेकर यहाँ पर साफ तौर पर जिलाधिकारी अलर्ट मोड पर जरूर है, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रशासन को यहाँ पर जिलाधिकारी साफ तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की जाए, चाहे वो यमुनोत्री धाम की बात की जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऐसे कोई मार्ग है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यहाँ पर जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, क्योंकि यहाँ पर स्नान घाट की बात की जाए या यहाँ पर वेरिफिकेशन की बात की जाए, जो यात्रा पड़ाव है जहाँ पर इनका जो वेरिफिकेशन यात्रा किया जा रहा है, तो वहाँ पर तमाम ऐसे कई पड़ाव पे यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश कर दिया है, क्योंकि जो यात्रा में या गंगोत्री की बात की जाए या यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी ने साफ तौर पर सभी विभाग या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या पशु विभाग की बात की जाए, क्योंकि यमुनोत्री धाम में जो पैदल मार्ग है वहाँ पर जैसे घोड़े खच्चर कहीं पर अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है यहाँ पर सभी गर्म पानी की वहाँ पर जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है, व्यवस्था की है, क्योंकि जो यहाँ पर पड़ाव है तो यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। पिछले वर्ष से भव्य तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में लगाया। तो सुमित, ये जो कैमरास लगाए गए हैं इससे जो चारधाम की जो यात्रा है वो और कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव हुई है, कितनी ज्यादा सुरक्षित बनी है? बिल्कुल, जैसे कि गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है, चाहे वो पार्किंग की बात की जाए, ऐसे ऐसे कई ऐसे मेन पॉइंट है जहाँ पर जैसे स्नान घाट यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा या मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती तो सीसीटीवी के कैमरे में यहाँ पर निगरानी की जा रही है। और यहाँ पर जो यात्रा है, यात्रा को यहाँ पर पूरी तरह से भव्य तरीके से बनाने के लिए जिलाधिकारी ने साफ तौर पर यहाँ पर तीसरी आंख की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए सीसीटीवी जो कैमरा है इसीलिए लगाए गए, कहीं पर ऐसी कोई दिक्कत अगर यात्री को हो तो वो साफ तौर पर दिखाए गए। जी, जैसा कि वहाँ का माहौल खराब है और चारधाम यात्रा के उत्साह को देखते हुए ही वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास का खास इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई मुसीबत हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके, तुरंत उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए जन टीवी के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौजूदा आईटी के दौर में जहां राजनीति की हर लड़ाई मैदान के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है, ऐसे में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और उत्तराखंड में 13 लाख कार्यकर्ताओं का दावा ठोकने वाली भाजपा सोशल मीडिया पर नई नवेली राजनीतिक पार्टियों से भी पीछे नजर आती है। उत्तराखंड में भाजपा 13 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का दावा ठोकती है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में अगर हम उत्तराखंड में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों की फेसबुक फॉलोअर के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा सबसे पीछे खड़ी नजर आती है। उत्तराखंड में फेसबुक फॉलोअर के मामले में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। जुम्मा 4 दिन हुए आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में फेसबुक फॉलोअर का आंकड़ा 3 लाख को छूने वाला है, तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की फेसबुक पर 3,25,000 फॉलोअर्स है। और भाजपा उत्तराखंड में 2 बार सरकार बनाने के बाद भी और उत्तराखंड में 13 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का दावा ठोकने के बावजूद भी फेसबुक पर भाजपा के केवल 3,20,000 फॉलोअर्स हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता फेसबुक पर खुद की ही पार्टी को फॉलो नहीं करते, या फिर बीजेपी के 13 लाख सदस्य के आंकड़े में भी कुछ घालमेल है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और हम इसकी महत्ता समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए तत्पर है और अब मैं 1 तारीख से जिलों का जो प्रवास कर रहा हूं, उनमें प्रत्येक जिले में ये टास्क दिया जाएगा। अगर 4 दिन का प्रवास होगा तो 4 दिन का एक जिले को टास्क दिया जाएगा। हमारा 3,20,000 बीजेपी का फॉलोअर फेसबुक पर है। जिला चमोली उसको कितने हज़ार तक पहुँचाता है, ये 4 दिन जिला चमोली को दिया जाएगा, फिर दूसरे जिले को दिया जाएगा और जो जिला इसमें अच्छा करेगा उस जिले के संयोजक को, उनकी टीम को सम्मानित करने का काम भी हम करेंगे। कार्मिक विभाग ने विधानसभा भर्ती सेवा नियमावली का प्रस्ताव लौटा दिया। संशोधन के साथ प्रस्ताव को दोबारा भेजेगा विधानसभा सचिवालय। नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद उसी आधार पर भर्ती करेगा विधानसभा सचिवालय। आपको बता दें, खाली पदों पर भर्ती के लिए लागू कराई जानी है नियमावली। कुछ दिन पहले नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था कार्मिक विभाग को। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक भाषणों के लिए चर्चा में रहते हैं, पर इन दिनों मंत्री सतपाल महाराज विभागीय अधिकारियों की एसीआर लिखने के अधिकार के बारे में ट्वीटबाजी को लेकर फिर से चर्चाओं में आ गए। एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या फिर वार्षिक पहचान के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों की एसीआर का मसला उठाया तो बाकी मंत्रियों ने भी उनके समर्थन में सुर मिलाए। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को कैबिनेट की अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश भी दे दिए थे, लेकिन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का लगातार मीडिया डोमेन और सोशल मीडिया का माध्यम से इस मुद्दे को उठाए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई। इस पूरे मामले पर भाजपा से जुड़े प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लिए बैठे हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस एसीआर के मामले पर सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। कि प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है और सरकार के नियंत्रण में नहीं है। लाल फीताशाही लगातार मनमानी कर रही है। आप देखिए कि चाहे परिवहन विभाग में परिवहन भाड़े में जो बढ़ोतरी हुई थी, तब प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन ना अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया ना परिवहन मंत्री ने। परिवहन भाड़ा बढ़ा। मंत्री को जो बात लगी होगी कि उनको लगा है कि एसीआर लिखना चाहिए, तो उनकी अपनी निर्णय था। उन्होंने अपने निर्णय से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया है कि एसीआर लिखने के विषय को लेकर के जो भी चीज़ें हैं पॉइंट टू पॉइंट लिख करके अगली कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से उस पर आने वाले समय में सुखद निर्णय होगा और निश्चित हमारी सरकार के अंदर सब ठीक है। माननीय मंत्रीगणों के सहयोग से, तमाम संगठन के सहयोग से सरकार बेहतर काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहे हैं। अगली खबर पिरान कलियर के दौलतपुर गांव से है, जहां पर न्याय पंचायत कृषक महोत्सव खरीफ का आयोजन दौलतपुर गांव में आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। विकासखंड रुड़की के दौलतपुर गांव बारातखर में न्याय पंचायत कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराही ने ग्रामीणों को कच्ची आधुनिक यंत्रों की जानकारी दी। बागवानी में अदरक हल्दी के बीज भी उद्यान विभाग में वितरण कर रहा है। इसके अलावा फल संरक्षक और अचार की भी वितरण जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे
कृषि कृषि संबंधित सभी विभागीय अधिकारी, कृषि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना, कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। लगभग 20 अधिकारी कर्मचारी प्रतिभाग किया और 125 के लगभग जो है कृषक बंधुओं ने जो है आज की इस गोष्ठी में प्रतिभाग किया और इसमें सभी डिपार्टमेंट द्वारा अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में रामलीला मैदान के पास से काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते पर लगी अवैध दुकानों और शहर में घूमते आवारा पशुओं से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें, यमुनोत्री धाम की यात्रा के बाद गंगोत्री जाने से पहले यात्रीगण काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। नगर पालिका का कहना है कि इन दुकानों को जल्द ही हटा लिया जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग का कहना है कि आवारा पशुओं के लिए जगह बना ली गई है और नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जिन पशुओं पर टैग लगे हैं उन्हें चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो हमारे निराश्रित पशु हैं एवं जो लोगों के द्वारा छोड़े जा रहे हैं पशु जो शहर में घूम रहे हैं, तो इनके जो पशु स्वामी हैं इनके खिलाफ हमारी एक संयुक्त टीम बन रखी है, जो हमारे नगर पालिका है, पशुपालन विभाग है, प्रशासन है एवं पुलिस बल है। तो जिन पशुओं को इन पशुओं को निराश्रित पशुओं को तो वहाँ गुफियारा जो हमारा काउ शेल्टर है वहाँ पर ले जाया जा रहा है एवं जिन एनिमल्स में जिन गायों में टैग लगा हुआ है उन्हें हम डाटाबेस करते हुए जो ओनर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ये योजना हमारी प्रस्तावित है। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है, तो इसलिए मैंने अपने जो टीआई है मेरे टैक्स इंस्पेक्टर जो हैं उनको मैंने इसकी जांच के लिए वहाँ भेज दिया है। अगर कोई ऐसे अवैध रूप से कार्य करता हुआ या दुकानें लगाता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर। कि ये अवैध दुकानें हमेशा प्रत्येक साल यात्रा काल के दौरान लगती है और नगर पालिका ने मेरे ख्याल से इनको आवंटित कर रखी है दुकानें। और पीछे अगर आप देख सकते हो तो मेरे पीछे यहाँ पे जो है गाय सांड पड़े हुए हैं और इन गाय सांडों की वजह से कई यात्रियों को घायल भी किया जाता है। मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ, क्योंकि ये सांड जो मुझे खुद उसने अपना सिंग मारा है। एक यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग तो एक सांड ने उसको भी मारा है, जो बेचारा इंद्रेश हॉस्पिटल में उसका इलाज भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। देहरादून के ऋषिकेश में थाना कोतवाली पुलिस ने को बड़ी कामयाबी मिली। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने यात्रा के दौरान ऋषिकेश आने वाले यात्रियों के सामान को लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के घाटों पर घूमने के दौरान उनके सामान और पैसों को लूट लिया करते थे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अब तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें यात्रियों का सामान और नकदी लूटी गई। सभी 11 अभियुक्तों के पास से 17 मोबाइल और 1,08,700 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। जो जैसे अन्य सामान उठा रहे थे तो वो लोग यात्रीगणों का होगा सामान, मोबाइल फोन, उसको हम उसको वो कर रहे हैं, उसकी जानकारी कर रहे हैं। अभी तो जानकारी हम कर रहे हैं इनसे, और अभी तक तो ये है कि समझ लीजिए आप हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में आकर के अपना ही काम करते हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें, रायवाला पुलिस ने 3 शातिर चोरों को ट्रैकिंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। आपको बता दें, ऋषिकेश क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। वहां पर फाल्कन कंपनी की ट्रैकिंग मशीन लगी है, जिस पर अभियुक्त ने अपने साथी मसरूर और अभिषेक के साथ मिलकर उस मशीन को चोरी करने की प्लानिंग की और उसको चोरी करने के बाद दिल्ली में 3 से 4 लाख में बेचने का इनका इरादा था। तो रायवाला थाना क्षेत्र में एक ट्रैकिंग मशीन की चोरी हुई थी, जिसका कीमत लगभग 7-8 लाख रुपया है। इस मामले को जब इसमें तहकीकात किया गया और इंटरसेप्ट करने के बाद जो है इसमें 3 मुलजिम पकड़े गए हैं। ये तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं। इसमें जो मेन अभियुक्त है अभिषेक, ये इसका मास्टरमाइंड है और इसको ही इसके ही मतलब गाइडेंस में ये चोरी हुई थी। और इसी प्रकार की चोरी में पहले भी जो है गुजरात में जेल जा चुका है और इसका आपराधिक इतिहास भी है। उत्तरकाशी चारधाम यात्रा के अंतर्गत जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिले के दोनों धाम में पूर्ण रूप से स्वस्थ घोड़े खच्चरों के संचालन के निर्देश जिला पंचायत और पशुपालन विभाग को दिए। उन्होंने जानकारी से यमुनोत्री धाम जाने वाले घोड़े खच्चरों की नियमित स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश पशुपालन विभाग को दिए।
अस्वस्थ घोड़े खच्चरों का संचालन कतई भी यात्रा में नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने घोड़े खच्चरों के स्वामियों और हॉकर्स को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अस्वस्थ घोड़े खच्चरों का कतई भी यात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाए। अस्वस्थ घोड़े खच्चर पाए जाने पर पशुपालन विभाग को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन घोड़े खच्चरों का संचालन यात्रा में किया जा रहा है उन्हें पर्याप्त आराम देने और पशु आहार की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हमारी जो यात्रा शुरू हुई है तो हमारी पूरी टीम नियुक्त की जा चुकी है एवं हमारे टीम के द्वारा घोड़े खच्चरों को फिटनेस सर्टिफिकेट सर्वप्रथम दिया जा रहा है। इंश्योरेंस पूर्व में ही किया गया है। रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत द्वारा उन्हीं पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जिनका हमारे पास इंश्योरेंस है एवं नेगेटिव ग्लैंडर टेस्ट के रिपोर्ट है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बागेश्वर में निधन हो गया। आपको बता दें, चंदन रामदास पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि चंदन रामदास एक सुलझे हुए और गरीबों और दलितों के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे। प्रदेश के मंत्री श्री चंदन रामदास नहीं रहे, ये जान करके अत्यंत दुख हुआ। श्री दास एक सुलझे हुए राजनेता थे, एक गरीबों के लिए दलितों के लिए काम करने वाले नेता थे। जैसा नाम वैसा ही काम, उनका नाम चंदन था और वे चंदन की तरह सबको सुख देते थे। उनके जाने से प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नैनीताल भीमताल हल्द्वानी मार्ग तलीताल के पास चलती कार में आग लग गई। परिजनों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। कार में 3 महिलाएं और एक युवक था। वहीं कार में बैठे युवक का कहना है कार में ब्रेक नहीं लगा, साथ ही कार से धुआं निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद कार को जैसे ही किनारे लगाया कार में आग तेजी से बढ़ने लगी। वहीं स्थानीय लोगों ने कार में पानी डालने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। दमकल कर्मी ने आकर आग को बुझाया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित है और हल्द्वानी भीमताल मार्ग पर कुछ समय के लिए जाम लग गया था। फिलहाल भीमताल पुलिस ने जाम खोलने की कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।